जय हिंद दोस्तों, आपका जो है एग्ज़ाम बुक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 जो है सो का हम लोग बुक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि पार्ट 1 से पार्ट 5 तक जो है सो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग पार्ट 6 को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग पार्ट 6 को देखने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग इसी पार्ट में जो है सो सारे विविध जो इस बुक में दिया हुआ है और प्लस आर्थिक परिदृश्य, क्या आर्थिक परिदृश्य को देखने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का जो सो ये क्लास, और देखिए लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, ये कुमार गौरव सर के द्वारा जो उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से निकाली गई करंट अफेयर्स बुक है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए, ये फूल पत्ती वाली क्लास की जो है सो कुछ ललन टॉप जो है सो टॉपिक भी है, इनको सारे को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं लाइन बाय लाइन पढ़ के। देखिए, ये गौरव कुमार सर का है, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक करिए। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने पे क्या है कि आप अगला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप मिस नहीं करेंगे, और लाइक करके हमें मोटिवेट करिए ताकि अगला वीडियो और धमाकेदार और अच्छे कंटेंट में आप तक पहुंचा पाएँ। आप साथ ही कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से बुक का जो है सो वीडियो चाहिए, तो हम उस बुक को मंगा करके और उसकी वीडियो बना करके आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आइए, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से लास्ट तक बना रहिए। इसमें हम लोग विविध को और सारे आर्थिक परिदृश्य को ख़त्म करने की एकदम एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईशान किशन ने वनडे करियर में अपना पहला दोहरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ 10 दिसंबर 2022 को लगाया। यह उनके करियर का पहला शतक भी है, और इसी के साथ वे वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। वेस्टइंडीज़ के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किशन ने 126 गेंद पर अपना दोहरा शतक लगाया, जबकि क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 138 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था। तो आइए आगे इसी में है। किशन भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे और विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले भारत के सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा दोहरा शतक लगा चुके हैं। वनडे में अब तक कुल 9 दोहरे शतक लगाए जा चुके हैं। रोहित शर्मा एक से ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं, उन्होंने 3 बार ऐसा किया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोच्चि मुजिरिस, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है इसमें, भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजिरिस का केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा 12 दिसंबर 2022 को कोच्चि में उद्घाटन किया गया था। इस प्रदर्शनी में विश्व के विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की 200 प्रमुख कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। इन आवर वेन्स फ्लो इंक एंड फायर शीर्षक से इस प्रदर्शनी का प्रबंधन भारतीय मूल की सिंगापुर की सुबिगी राव ने किया। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके आने वाले एग्जाम में इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। सो लास्ट तक बने रहिए। इस सेक्शन में, इस वीडियो में बहुत अच्छे जो है सो टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, तो लास्ट तक बने रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए क्या है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने देश के सबसे बड़े व्यावसायिक जेट टर्मिनल और पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन 10 दिसंबर 2022 को कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। यह 40,000 वर्ग फुट क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से बना है। यह अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जेट सेवाओं को एक साथ संचालित करने के रूप में कार्य करेगा। इसके खुलने से कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, प्राइवेट जेट टर्मिनल,
संचालित करने वाला देश में चौथा हवाई अड्डा बन जाएगा। अब देखिए क्या है, सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध न्यूजीलैंड की तरफ से, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूजीलैंड द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। आइए पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर आयशा वेराल द्वारा 13 दिसंबर 2022 को सिगरेट खरीदने वाले युवाओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर तंबाकू धूम्रपान को समाप्त करने के लिए एक अनूठी योजना को कानून में पारित किया गया है। 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जा सकता है। न्यूजीलैंड पहले से ही 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले के लिए सिगरेट की बिक्री को प्रतिबंधित करता है। इसके लिए ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियों के साथ आने वाले तंबाकू के पैक और मानकीकृत पैक में सिगरेट बेचने की आवश्यकता होती है। तो देखिए फूल पत्ती वाली क्लास समसामयिक की वार्षिकांक है, तो लास्ट तक बने रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं। तो क्या है, पढ़ते आइए। उनका वर्ष 2025 तक न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त देश बनाने का घोषित लक्ष्य है। स्वास्थ्य प्रणाली धूम्रपान के कारण होने वाली बीमारियों जैसे कि कैंसर, दिल का दौरा, स्ट्रोक और विच्छेदन के इलाज के लिए अरबों डॉलर की बचत करेगी। 31 मई को जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो देखिए आगे है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, आइए पढ़ते हैं। तो भारत का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म, तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। आइए, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा अल्वा में स्थित एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। कृषि विभाग के तहत आने वाले इस बीज फार्म को कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी कमी आने के कारण मदद मिली और इसने कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया है। आगे है, फार्म से पिछले 1 वर्ष में होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा 43 टन थी, जबकि इसकी कुल प्राप्ति 213 टन थी। आगे है ईवी यात्रा पोर्टल, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो विद्युत मंत्रालय द्वारा 14 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को सामने लाना है। राष्ट्रपति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण तथा राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया गया। आगे है, कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप का वही उद्घाटन किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मोबाइल ऐप विकसित किया है जिसकी मदद से निकटतम बिजली चार्जिंग केंद्र का पता लगाया जा सकता है। आइए आगे जो है, यांगत्से में भारत और चीन झड़प, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास यांगत्से क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। देखिए, इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। सेना के अनुसार तवांग में LAC के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दोनों पक्ष अपना दावा रखते तथा गश्त करते हैं। वर्ष 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद से भारतीय सैनिकों और चीनी PLA सैनिकों के बीच इस तरह की यह पहली घटना है। भारत और चीन के मध्य 1956 में पंचशील समझौता हुआ। देखिए, मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के मध्य स्थित है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एशिया पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र। तो मेघालय सरकार ने
टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा जांच के नमूने, टीके जैसी जरूरी चीज़ों को सुरक्षित एवं जल्द पहुंचाना है। तो देख सकते हैं लाइन बाय लाइन हम लोग सारी चीज़ों को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। तो बने रहिएगा, विविध के साथ साथ आर्थिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आता है उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, टेक ईगल द्वारा एक केंद्र के तौर पर काम करने वाले जांगजेल उप संभागीय अस्पताल से 12 दिसंबर 2022 को पहली आधिकारिक ड्रोन उड़ान रवाना की, जिसके जरिए 30 मिनट से भी कम वक्त में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक दवाओं की डिलीवरी की गई, जबकि सड़क मार्ग से यहां तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगता है। देखिए, अपनी पहली फ्लाइट में टेक ईगल के वर्टीप्लेन X3 ड्रोन ने विभिन्न हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की। मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क द्वारा फेज़ 1 में 50 किलोमीटर के दायरे में एक केंद्रीय हब और 25 स्पोक्स यानी कि सप्लाई चेन नोड्स का एक कॉम्बिनेशन है, जहां जांगजेल अस्पताल में ड्रोन हब सेंटर पॉइंट के रूप में कार्य करेगा। देखिए, आगे है मित्रों का समूह, तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। आइए, 15 दिसंबर 2022 को भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मित्रों का समूह शुरू किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार नई दिल्ली के पास जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो ब्लू हेलमेट के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा। देखिए, आगे है पिछले 3 वर्षों में अकेले 20 देशों के 68 शांति सैनिकों ने शांति के लिए अपनी जान गंवाई है। देखिए, मित्रों का समूह की बात करें तो इसकी स्थापना 15 दिसंबर 2022 को हुई है, और इसका पूरा नाम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स है। देखिए, क्या है, इसके सह अध्यक्ष बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मैक्सिको, माफ़ कीजिएगा, मोरक्को और नेपाल है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको क्या है। तो इसके सह अध्यक्ष की बात करें तो बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल है। देखिए, आगे है इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों की जवाबदेही को बढ़ावा देने की कोशिश करना तथा मेजबान राज्य प्राधिकरणों को क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता की सुविधा प्रदान करना है। फ्रेंड्स का समूह प्रतिवर्ष अपने सदस्यों को, तो आगे क्या है देखिए, एक मिनट, इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने की कोशिश करना तथा मेजबान राज्य प्राधिकरणों को क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंड्स का समूह प्रतिवर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठकें आयोजित करेगा तथा अस्थायी मिशनों और अन्य को शामिल करते हुए प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन और मेजबानी करेगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन से ईरान को बाहर करने का प्रस्ताव पारित। देखिए, क्या है, यूएन के लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले वैश्विक अंतर सरकारी निकाय से ईरान को बाहर करने संबंधी मसौदा प्रस्ताव 29 मतों से पारित हो गया है। चीन, रूस व कजाकिस्तान समेत 8 देशों ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में प्रस्तुत इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया,
जबकि भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मैक्सिको व थाईलैंड समेत 16 देश मतदान से तटस्थ रहे। ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर मोरेलिटी पुलिस ने 22 वर्षीय महसा अमीनी, जिसकी 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में मौत हो गई, और ईरानी अभिनेत्री तारानेह अली-दुस्ती को हिरासत में लिया है। मौत के बाद हिजाब की अनिवार्यता व अन्य प्रतिबंधों के खिलाफ ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हुए, जो सरकार की सख्ती के बाद भी थमे नहीं है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये फूल पत्ती वाली जो क्लास है समसामयिक की, तो क्या है, आगे है महिलाओं की स्थिति और आयोग, यानी कि CSW। देखिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक द्वारा यह एक कार्यात्मक आयोग है, जिसकी स्थापना 21 जून 1946 को संकल्प 11(2) द्वारा की गई थी। देखिए, मुख्य वैश्विक अंतर सरकारी यह निकाय विशेष रूप से लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। तो देख सकते हैं ये जो है सो कैसा है। इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखिए, क्या है, यूरोपीय संघ की सदस्यता बोस्निया। देखिए, यूरोपीय संघ के नेताओं ने बोस्निया को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए औपचारिक उम्मीदवार के रूप में मान्यता दी है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में शिखर सम्मेलन के दौरान यह मंजूरी दी गई है। पिछले 6 महीनों में संकटग्रस्त यूक्रेन और मोल्डोवा के बाद बोस्निया तीसरा देश है जिसे 27 राष्ट्रों के यूरोपीय संघ में सदस्यता के लिए उम्मीदवार का दर्जा दिया गया है। कोसोवो ने भी सदस्य उम्मीदवार बनने के लिए औपचारिक आवेदन किया है। आगे आइए पढ़ते हैं क्या है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड विविध की जो है सो सारे जो है सो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि कैसे किस प्रकार के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, सारे टॉपिक्स में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें जो है आज हम लोग इसके साथ ही आर्थिक परिदृश्य को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। देखिए क्या है, एक और बात, अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें ताकि अगला वीडियो और अच्छा से बना पाएँ। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित केप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का तारीनी जहाज शामिल हुआ। तमिलनाडु राज्य द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य दिव्यांग, वृद्ध तथा बच्चों तक पुस्तकें पहुंचाना था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राजपोपत ने अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ के 2500 वर्ष पुराने नियम को डिकोड किया। आगे है कि अर्बन 20 यानी कि U20 कार्यक्रम भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किया जा रहा है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर जिले मध्य प्रदेश MP में किया गया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश की राजधानी नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा को लॉन्च किया है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना निर्मित स्टील ग्रीन स्टील कहलाते हैं। देखिए, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया है। आगे है नाक यानी कि NAAC द्वारा A ग्रेड पाने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 23 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में अपनी तरह के एक अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बोनाइज का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि नृत्य से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में किया जाएगा। आगे है 25 दिसंबर 2022 को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पुष्पकमल दहल प्रचंड को
नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उत्तराखंड राज्य में सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर प्रसन्न जोशी को बनाया। देखिए, तो हमने जो सो विविध के भी जो है सो पार्ट को हमने इस टॉपिक में ख़त्म कर दिया है। अगर आप चैनल एग्ज़ाम बुक्स में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमें जो है सो सब्सक्राइब करके हमें जो है सो प्रोत्साहित करिए कि अगला वीडियो हम आपके लिए अच्छे तरीके से बना पाएँ, और लाइक भी करिए ताकि वीडियो धमाकेदार आगे आने वाला बना पाए। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए क्या है, तो आइए आज हम लोग आर्थिक परिदृश्य को कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, यही आर्थिक परिदृश्य है। तो आगे है स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL की सफल टीमों में से एक 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स CSK देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए हो गई है। ग्रे मार्केट में ये 210 से 225 रुपये से प्राइस बैंड में कारोबार कर रहा है। 2 प्रमुख कारणों से CSK का मार्केट कैप अपनी मूल इकाई से आगे निकल गया है। पहला, टीम का दुबई में अपना चौथा IPL खिताब जीतना, और दूसरा 2 नई फ्रेंचाइजी का रिकॉर्ड कीमतों पर आगामी सीजन में जुड़ना। नेक्स्ट है कि भारत का 100वां यूनिकॉर्न। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन एक 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। भारत को वर्ष 2021 में कुल 44 यूनिकॉर्न मिले थे तथा भारत वर्तमान में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप होते हैं जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। आगे है नई बैंकनोट प्रिंटिंग लाइन। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SPMCIL ने अपने करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में नई बैंकनोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। भारत में बैंक नोटों की छपाई और आपूर्ति के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस है। ये मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक SPMCIL के स्वामित्व वाले, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के साल्बोनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL के स्वामित्व वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि फिटनेस ओपन हैकाथॉन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो फ़ोनपे के सहयोग से नीति आयोग फिनटेक ओपन हैकाथॉन को लॉन्च करेगा। यह हैकाथॉन भारत के इनोवेटर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, डेवलपर्स को सोचने, विचार करने और कोड करने का अवसर प्रदान करेगा। इस हैकाथॉन का उद्देश्य फिटनेस इकोसिस्टम हेतु पथ प्रदर्शक की तरह समाधान प्रदान करना है। आगे है देखिए 3 ट्रिलियन डॉलर वाली विश्व की पहली कंपनी। देखिए 3 जनवरी 2022 को एप्पल कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। फिर से पढ़ते हैं। 3 जनवरी 2022 को एप्पल कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली विश्व की सबसे पहली कंपनी बन गई है। वॉलमार्ट, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, नाइकी, कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स, IBM और फोर्ड की तुलना में एप्पल की मार्केट वैल्यू कहीं ज़्यादा है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये फुल पत्ती वाली क्लास है वार्षिकांक का। तो अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि हम जैसो
आपके लिए वीडियो बनाए, वो आप मिस नहीं करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अगला वीडियो और धमाकेदार बना पाएँ। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए तो क्या है कि वर्ष 1976 में शुरू हुई एप्पल को अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने में 42 वर्ष का लंबा सफ़र तय करना पड़ा, जबकि 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होने में कंपनी को मात्र 16 महीने और 15 दिन लगे। नेक्स्ट क्या है, स्विफ्ट के बारे में पढ़ते। देखिए रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद यूरोपीय देश और अमेरिका रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी भारतीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिसमें स्विफ्ट इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से रूसी बैंकों को अलग कर दिया है। इससे रूस को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इससे इन देशों के स्वयं के बैंकों और कंपनियों को भी काफ़ी नुकसान होगा। अब नेक्स्ट है स्विफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। स्विफ्ट एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है जिसका पूरा नाम द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए स्विफ्ट एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है जिसका पूरा नाम द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह विश्व के बैंकों को जोड़ने वाला फाइनेंशियल मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे बेल्जियम से ऑपरेट किया जाता है और स्विफ्ट से जुड़े बैंकों द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है देखिए फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई सुविधा। देखिए यूपीआई 123P क्या है। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई 123P नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई है। इसका नाम डिजी साथी है। इन दोनों का सीधा संबंध आम आदमी से है। डिजी साथी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा स्थापित किया गया। आगे है, इससे ग्राहक फीचर फ़ोन के जरिए स्कैन एंड पे के अतिरिक्त लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे तथा इससे लेन देन करने हेतु इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। क्या है, नेक्स्ट है भारत का निर्यात $400 अरब। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 23 मार्च 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक 37% बढ़कर $400.8 अरब पहुंच गया। आगे है, किसी वित्त वर्ष में निर्यात का आंकड़ा पहली बार $400 अरब के पार गया है। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2020-21 में यह $292 अरब था और वस्तुओं के निर्यात का रिकॉर्ड लक्ष्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के समाप्त होने से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के रिकॉर्ड $417.8 अरब मूल्य के निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया है। देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट है। देखिए क्या है कि चालू वित्त वर्ष में आयात $589 अरब रहा तथा इसके मुताबिक व्यापार घाटा करीब $189 अरब हुआ है। इस वर्ष प्रत्येक घंटे में करीब $4.6 करोड़ मूल्य का सामान एक्सपोर्ट किया गया है, जो प्रत्येक दिन करीब $1 अरब और हर महीने करीब $33 अरब के बराबर है। देखिए इसी में है कि निर्यात के इस लक्ष्य को हासिल करने में पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण, रसायन तथा औषधि जैसे क्षेत्रों का प्रमुख योगदान रहा है। आइए आगे लिखा हुआ है, इसमें क्या है पढ़ते हैं। तो निर्यात के 3 प्रमुख गंतव्य है अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन। ये 3 जगह है।
आगे है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है करंट अफेयर्स। तो 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि FCEV टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन FCEV प्रौद्योगिकी की अनूठी उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करके देश में एक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इकोसिस्टम बनाना है। आगे है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि RBIH। क्या है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया गया। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आगे है RBIH का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है जो देश में कम आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। देखिए नेक्स्ट क्या है LIC और FDI। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है। तो देखिए क्या है, भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम FEMA में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी। तो देख सकते हैं करंट के साथ साथ इसमें जो है जैसो स्टैटिक जीके को भी जो है सो एक साथ दिया गया है। देखिए अगर LIC की मुख्यालय की बात करें तो ये मुंबई में है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या है, तो स्वचालित ट्रेन असुरक्षा प्रणाली कवच। 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। कवच प्रणाली की घोषणा वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। वर्ष 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि को हेतु लगभग 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रणाली के तहत लाने की योजना है। आगे है कि यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन कोलिजन बचाव प्रणाली यानी कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS के नाम से वर्ष 2012 से विकासशील है, जिसे आर्मेचर या कवच नाम दिया गया है। देखिए यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो आगे पढ़ते हैं, क्या है को नियंत्रित कर। देखिए फिर से इसको पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को कि यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। आगे है वे ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा ड्राइवरों को सतर्क भी करते हैं। ये सभी प्रोग्राम के आधार पर होते हैं। आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल। इसके बारे में पढ़ते हैं। गतिशक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल यानी कि GCT के संबंध में प्रधानमंत्री के विजन गतिशक्ति और रेल मंत्रालय की नीति के अनुरूप भारतीय रेल के आसनसोल मंडल यानी कि आसनसोल डिवीज़न ने
थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड को निजी साइडिंग को 10 मार्च 2022 को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। यह भारतीय रेलवे में इस तरह का पहला जीसीटी है। मैथन विद्युत परियोजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी और वर्ष 2011 में यहाँ विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। देखिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नेबफिड। देखिए क्या है नेबफिड, NABIFID नेबफिड। देखिए क्या है, 9 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नवगठित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त एवं विकास बैंक यानी कि नेबफिड के नियम एवं निगरानी RBI अधिनियम 1934 के तहत अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान AIFI के रूप में की जाएगी। नेबफिड का गठन देश में विकास परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाले संस्थान के रूप में किया गया। आगे है, राष्ट्रपति ने नेबफिड के गठन संबंधी अधिनियम को 28 मार्च 2022 को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME विभाग द्वारा ओडिशा सरकार को MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है, आइए पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दे वीडियो को, ताकि अगला वीडियो और धमाकेदार और अच्छे कंटेंट के साथ आप तक पहुंचा पाए। आगे है, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, तो एक मिनट, इसी में है कि राज्य ने MSME के विकास के लिए की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर यह पुरस्कार जीता है। उड़ीसा ने इस पुरस्कार की श्रेणी में प्रथम, बिहार ने द्वितीय तथा हरियाणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर, राजस्थान के करौली और कालाहांडी ने MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास में महत्वाकांक्षी जिलों में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार हासिल किया है। आगे है वर्णिका। देखिए ये क्या है और इसके बारे में क्या क्या करंट अफेयर्स है। देखिए वर्णिका है, 28 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा केंद्रीय बैंक की सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड को स्याही बनाने वाली यूनिट वर्णिका का उद्घाटन मैसूर, कर्नाटक में किया। यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने वाला कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंकनोट प्रिंटिंग स्याही की पूरी आवश्यकता घर में तैयार की जाती है। आगे है, वर्णिका के उद्घाटन के अवसर पर RBI गवर्नर ने मैसूर में ही भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी कि LDC की स्थापना के लिए आधारशिला भी रखी। देखिए रैंप योजना के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने के लिए उद्देश्य से रैंप यानी कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना को मंजूरी दी है। आगे इसी में है कि इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022-23 में होगी। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 में की थी। इस योजना के लिए कुल परिव्यय कितना है, 6062.45 करोड़ रुपये है। एक मिनट दोस्तों, ये हमको 6,62,045 करोड़ रुपये या कुछ ऐसा है, पॉइंट अगर है तो ये होगा, जिसमें एक मिनट, ये दोस्तों 6062.45 करोड़ है, ठीक है, जिसमें 3,750 करोड़ रुपये विश्व बैंक से
ऋण के रूप में प्राप्त होंगे तथा शेष 2312.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पॉइंट जो है सो सही से दिख नहीं रहा था, इसलिए जो है सो इसको डिकोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट आगे जो है सो 3750 और 2312.45 इसको जोड़ने से ये आ जा रहा है। तो यही है 6062.45 करोड़। आगे आइए पढ़ते हैं। यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ी कोविड-19 संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक मदद की जा रही है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है फिनक्लुएशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 21 अप्रैल 2022 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्लुएशन लॉन्च करने की घोषणा की है। वित्तीय समावेशन के लिए लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच की स्थापना करने की यह उद्योग की प्रथम पहल है। नेक्स्ट क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, इसके बारे में देखिए। टेक जगत के सबसे बड़े सौदा में से एक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। आगे आइए पढ़ते हैं। तो क्या है, देखिए ट्विटर खरीद के 44 अरब के इस सौदे को कंपनी के बोर्ड ने 25 अप्रैल 2022 को मंजूरी दी है। अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली यह सोशल मीडिया साइट एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी बन जाएगी। देखिए ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पद से हटा दिया है। क्या है, पद से हटा दिया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन। 18 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित समय सीमा से 5 वर्ष पहले यानी कि 2025-26 तक पूरा करना तय किया गया है। आगे है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जिसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिए 2009 में लागू किया गया था, के स्थान पर राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जून 2018 को अधिसूचित किया था। इसी तरह 1 अप्रैल 2023 से देश भर में 20% तक की एथेनॉल की मात्रा वाले पेट्रोल के लिए पहलकदमी करने के बारे में अस्थायी समिति की सिफारिशों पर भी निर्णय लिया गया, जिसके प्रकाश में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन किए गए। आगे है, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, वो है भारतीय कपास परिषद का गठन। देखिए 28 मई 2022 को केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रसिद्ध कपास व्यापारी सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। परिषद में वस्त्र मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय कपास निगम एवं कपास अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधित्व शामिल हैं। आगे है प्रस्तावित परिषद की पहली बैठक 28 मई 2022 को की गई। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स, वो है वर्ष 2021-22 में अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 21-22 में अमेरिका चीन को छोड़ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 अरब डॉलर का रहा, जबकि 2020-21 में 80.51 अरब डॉलर था। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी में है वर्ष 2021-22 में
भारत का अमेरिका से निर्यात 51.62 अरब डॉलर से बढ़कर 76.11 अरब डॉलर हो गया है। देखिए वहीं अमेरिका से भारत का आयात भी 2020-21 में 29 अरब डॉलर से बढ़कर 43.31 अरब डॉलर हो गया है। वर्ष 2021-22 में भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 115.42 अरब डॉलर रहा, जबकि 2020-21 में 86.4 अरब डॉलर था। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है वो है बीपी कानूनगो समिति। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, प्रभाव एवं प्रचुरता के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की है। इस 6 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो को बनाया गया है। समिति को बैंक को एनबीएफसी एवं अन्य विनियमित इकाइयों की उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता और प्रचुरता को परख कर अपनी आकलन पेश करना है। आगे है पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र। इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 2022 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र EOEK का उद्घाटन किया है। खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वस्त्रों की डिज़ाइन तैयार करना, घरों के लिए पर्दे आदि बनाना और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सहायक सामग्रियों को विकसित करना है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिक्कों की नई श्रृंखला। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की नई श्रृंखला पेश की है। ये सिक्के दृष्टिहीनों के अनुकूल है। इन सिक्कों में ब्रेल लिपि में भी मूल्य अंकित है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी उसे पहचान सके। और ये सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के हैं। इन सिक्कों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का डिज़ाइन बना है। इन सिक्कों को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SPMCIL लिमिटेड ने बनाया है। आगे है ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम। देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई की ओर से ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में इंदौर पूरे भारत में पहले स्थान पर है, जबकि वाराणसी दूसरे तथा भोपाल तीसरे स्थान पर है। देखिए इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की ओर से संचालित किया गया था। यह कार्यक्रम सितंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच अभियान के तौर पर चलाया गया था। नेक्स्ट क्या है इसी में। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्या है राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं और GST संग्रहालय। क्या है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय। 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गोवा के पणजी में मंडोवी नदी के तट पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। आगे है देखिए ये फूल पत्ती वाली क्लास का वार्षिकांक है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें स्टैटिक जीके को भी जो सो एक ही साथ जो सो दिया गया है। तो ये बहुत ही वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको मिस ना करें। जो अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाला वीडियो जैसे और धमाकेदार और अच्छे कंटेंट के साथ हम बनाएंगे। आप हमें लाइक करके मोटिवेट भी करिए। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इस संग्रहालय का नाम धरोहर रखा गया है। 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग जिसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था, 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। यह संग्रहालय वर्षों से सीमा शुल्क विभाग के कामकाज को देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। देखिए नोट में लिखा हुआ है कि 101 संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से GST लागू किया गया। आगे क्या है
28 से 29 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ पर पूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि GOM की रिपोर्ट स्थापित की गई है। कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव स्थगित कर उसे पुनर्विचार के लिए GOM को वापस भेज दिया है। जीएसटी परिषद की 48 यानी कि 48th बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की है। आइए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है अरब देश के साथ इजराइल का पहला व्यापार समझौता। देखिए, इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक अरब देश के साथ उसका पहला व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य दो मध्य पूर्वी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। फरवरी 2022 में भारत के साथ इसी तरह के समझौते के बाद इजराइल के साथ यह समझौता UAE का दूसरा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, आइए पढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट है आइकिया का भारत में सबसे बड़ा स्टोर। देखिए, 22 जून 2022 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अनुसार फर्नीचर और साज सज्जा के सामान बनाने वाली स्वीडन की प्रमुख कंपनी आइकिया ने राज्य में करीब 3000 करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने नागासांद्रा में आइकिया के भारत में सबसे बड़े तथा 4 स्टोर का उद्घाटन किया है। देखिए आगे है, तो देखिए सबसे बड़े तथा चौथे स्टोर का उद्घाटन आइकिया ने किया है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसी में है ओमनी कार्ड। ये देखिए ओमनी कार्ड का जो है सो यहाँ पे पिक भी दिया हुआ है, ये क्या है पढ़ते हैं। तो भुगतान समाधान प्रदाता ओमनी कार्ड भारत के किसी भी पेटीएम से रुपये संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि PPI बन गया है। RBI द्वारा गैर बैंक लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को डिजिटल वॉलेट से नगद निकासी को सक्षम करने की अनुमति देने के बाद यह कदम उठाया गया है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। सब्सक्राइब लिख देता हूं और लाइक भी लिख देता हूं ताकि आपको याद भी रहे। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, तो कागज आयात निगरानी प्रणाली, इसके बारे में पढ़ेंगे। विदेश व्यापार निदेशालय यानी कि DGFT ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन कर इन उत्पादों को मुक्त श्रेणी से हटाकर PIMS के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली यानी कि PIMS की शुरुआत की है। कागज आयात निगरानी प्रणाली PIMS 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगी। PIMS घरेलू क्षेत्र की किसी क्षेत्रीय इकाई द्वारा क्या है, PIMS घरेलू क्षेत्र की किसी क्षेत्रीय इकाई द्वारा न्यूज प्रिंट, हस्त निर्मित कागज, कोडेड पेपर, अनकोडेड पेपर, लिथो, ऑफसेट पेपर, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कर्टन, लेबल आदि जैसे 201 टैरिफ लाइनों को कवर करने वाले कागज के उत्पादनों की एक विस्तृत श्रृंखला के आयात पर लागू होगा। हालांकि करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड, चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि जैसे कागजों के उत्पादों को अनिवार्य पंजीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है। आगे लिखा गया है कि यह पंजीकरण संख्या आयात खेप के आगमन की अपेक्षा तिथि से पूर्व के 75वें दिन से पहले और खेप के आगमन की अपेक्षित तिथि से पूर्व 5वें दिन के बाद आवंटित नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, जो कि गीता गोपीनाथ द्वारा ये लिखा हुआ है। देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गीता गोपीनाथ, ऐसा लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, ऐसा लिखा हुआ है गीता मुद्रा कोष। देखिए भारतीय में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर
प्रदर्शित होने वाली पहली और दूसरी महिला भारतीय बनी है। क्या है, फिर से पढ़ते हैं। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। आइए इसी में आगे है कि सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो वर्ष 2003 और 2006 के बीच IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें पिछले वर्ष दिसंबर में IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 3 वर्षों के लिए वॉशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया था। आगे है तो क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। देखिए, केंद्र सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के 8 महीने बाद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। MSP समिति का प्रमुख पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया है। आगे है, इस 26 सदस्यीय समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अर्थशास्त्रियों के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी भी शामिल है। देखिए, तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन, इसके बारे में क्या है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। इस रेल लाइन की कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर होगी। आगे है, आइए पढ़ते हैं क्या है, तो यह परियोजना वर्ष 2026 से 27 तक पूरी हो जाएगी तथा यह अपने निर्माण के दौरान लगभग 40 लाख मानव सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी। यह मार्ग राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के बनासकांठा तथा मेहसाना जिलों से होकर गुजरेगा तथा मौजूदा अहमदाबाद आबू रोड रेलवे लाइन के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। देखिए, अंबाजी गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर है, स्थल है, जो 51 शक्तिपीठों में शामिल है। आगे है, वाइड बैंकिंग सेवा। देखिए, माफ़ कीजिएगा, व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा के बारे में पढ़ेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। इससे SBI ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी, जो उनके लिए बैंकिंग को और ज़्यादा आसान बना देगा। व्हाट्सएप पर ग्राहक खाते की शेष राशि की जांच व मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकेंगे। यह बैंक और ग्राहकों के बीच आसान डेटा ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करेगा। आगे है, देखिए क्या है, SBI कॉरपोरेट ग्राहकों एवं एग्रीगेटर्स हेतु एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API बैंकिंग भी शुरू करेगा। इस प्रणाली के तहत API का उपयोग बैंक और क्लाइंट सर्वर के बीच संवाद करने के लिए किया जाता है। जुलाई 2017 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से मंजूरी मिलने के बाद वर्ष 2020 में व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान सेवाओं की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्या है, तो महिला वित्तीय संस्थान के बारे में लिखा हुआ है। 25 जुलाई 2022 को राजस्थान प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना की उपस्थिति में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक AMU पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य में राजस्थान महिला निधि की स्थापना तेलंगाना राज्य में सफलतापूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्था के रूप में राजीविका के माध्यम से की जा रही है। राजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसके सदस्य होंगे और राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षों में कुल 50 करोड़ रुपये, प्रथम वर्ष 25 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा एवं भारत सरकार से 110 करोड़ रुपये के अनुदान हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किए गए हैं। महिला निधि के माध्यम से 40,000 रुपये तक के ऋण
48 घंटे में एवं इससे अधिक राशि के ऋण 15 दिवस की समय सीमा में वितरित हो सकेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान सूचकांक। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 27 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि RBI DPI निर्मित करने की घोषणा की है। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है। तो सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा तथा इससे पहले 304.06 था। RBI DPI सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने और उसकी गहनता को प्रस्तुत करते हुए महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रदर्शित किया है। RBI द्वारा DPI के मापन में 5 व्यापक पैरामीटर्स को शामिल किया गया है जो देश में विभिन्न समयावधि में हुए डिजिटल भुगतान का गहन अध्ययन करने में सक्षम है। देखिए 5 व्यापक पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। तो पहला है भुगतान एनेबलर्स यानी कि वजन 25%, भुगतान अवसंरचना मांग पक्ष कारक 10%, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष कारक 15% और भुगतान प्रदर्शन 45%, उपभोक्ता केंद्रित 5%। ये जो है सो 5 पैरामीटर्स है। नेक्स्ट क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देखिए दोस्तों इसको भी पढ़ते आइए क्या है। तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश सिंगापुर और अमेरिका ने किया है और इसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड एवं स्विट्जरलैंड का स्थान है। भारत ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में 84,835 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक FDI प्राप्त किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। आगे है पिछले वित्त वर्ष 2020 से 21 12.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 21.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर में विनिर्माण क्षेत्र में FDI इक्विटी प्रवाह में 76% की वृद्धि हुई। देखिए रैंक की बात किया जाए और शीर्ष क्षेत्र लक्ष्य की बात किया जाए तो देखिए क्या है। तो एक फर्स्ट रैंक में है सिंगापुर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र है शीर्ष क्षेत्र और लक्ष्य है कर्नाटक। फिर है अमेरिका यानी कि शीर्ष FDI सेंसिंग राष्ट्र अमेरिका है जिसमें कि सेवा क्षेत्र जो है वित्त बैंकिंग, बीमा, गैर वित्तीय व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कुरियर, टेक परीक्षण, विश्लेषण अन्य है। ये जो सो अमेरिका है और शीर्ष लक्ष्य महाराष्ट्र है। और फिर मॉरिशस तीसरा जो है सो शीर्ष FDI सोर्सिंग राष्ट्र जो है मॉरिशस है। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए है शीर्ष क्षेत्र और ये दिल्ली। तो देख सकते हैं ये शीर्ष कौन कौन से हैं। आइए नेक्स्ट जो है वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने, निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की औद्योगिक संरचना को विकसित करने एवं उद्योग लगाने वालों को सिडबी द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण में जुडको परियोजना के निष्पादन के लिए एक तकनीकी और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेगी। यहाँ करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफ़र तक की सुविधाएं मिलेगी। तो देख सकते हैं सारे को जो है सो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो है सो वीडियो आने वाला मिस नहीं करेंगे। लाइक करके हमें मोटिवेट करिए ताकि अच्छा कंटेंट में आप तक और वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। आइए पढ़ते। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कृषि व खाद्य उत्पाद, वस्त्र, टसर उत्पाद तथा इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा एवं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण 2 वर्षों में पूरा होगा। देखिए सोने के सिक्के मोसीओतुनिया। जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसीओतुनिया नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ने लॉन्च की घोषणा करते हुए वाणिज्य के बैंकों
को 2000 सिक्के वितरित किए हैं। आगे है, जुलाई 2022 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर बढ़कर 190% हो गई है और इस प्रकार केंद्रीय बैंक की ब्याज दर 2 गुना से बढ़कर 200% हो गई। जिम्बाब्वे ने डॉलर की कालाबाजारी को नियंत्रित करने के लिए नए सोने के सिक्के लॉन्च किए। नेक्स्ट क्या है, के.वी. सुब्रमण्यम समिति, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो अगस्त 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया है, जिसकी अध्यक्षता के.वी. सुब्रमण्यम ने की है। सलाहकार समिति को निवेश और वित्तीय बाजारों में विदेशी निवेशकों से संबंधित मुद्दे पर परामर्श देने का दायित्व दिया गया है। इस समिति ने उपलब्ध निवेश अवसरों की समीक्षा करते हुए बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में सुझाव प्रेषित किए हैं। नेक्स्ट क्या है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है। देखिए क्या है, भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत अब अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। एक दशक पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें नंबर पर था। भारतीय रुपये ने डॉलर के मुकाबले यूके पाउंड को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार नाम मात्र नकदी के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार मार्च की तिमाही में 854.7 बिलियन डॉलर था, जबकि इसी अवधि में यूके की अर्थव्यवस्था का आकार 814 बिलियन डॉलर था। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की वृद्धि दर्ज कर रही है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 1% से भी कम की दर से बढ़ रही है। इन्हीं कारणों से भारत का तेजी से विकास हुआ, परंतु ब्रिटेन भारत की तरह प्रदर्शन नहीं कर सका और 6ठे स्थान पर आ गया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में देश की जीडीपी 13.5% रही है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, सिल्क मार्क एक्सपो 2022, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो 22 अगस्त 2022 को कपड़ा एवं रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 सिल्क मार्केट एक्सपो का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि SMOI द्वारा किया जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। तो आगे है, देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है सिल्क मार्क के बारे में। इसे 17 जून 2004 को लॉन्च किया गया था। यह लेबल पेपर हैंग टैग और सिले हुए लेबल के रूप में होते हैं। ये केवल सिल्क मार्क के अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा शुद्ध रेशम उत्पादों पर लगाए जाते हैं एवं प्रत्येक लेबल में एक होलोग्राम और उस पर एक यूनिक नंबर छपा होता है। देखिए, वित्तीय मध्यस्थ कोष क्या है, वित्तीय मध्यस्थ कोष के बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो 8 से 9 सितंबर 2022 को विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्य कोष यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड FIF को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। महामारी की रोकथाम, तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा नवंबर 2022 से निवेश प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाएगा। इस कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसी महामारियों को रोकने, नियंत्रित करने हेतु निम्न व मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक रूप से प्रयासों को बढ़ावा देना है। आगे है कि यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर निवेश व तकनीकी सहायता के जरिए महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने में सहायक होगा। देखिए, मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी अब 30 दिन की। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल रिचार्ज करने वालों के लिए, ये बहुत एक तरह से खुशखबरी है। देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन के बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। ट्राई ने 7 महीने पहले भी यह निर्देश जारी किए थे, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया था। इसलिए ट्राई ने दोबारा सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं। ट्राई के इस फैसले के बाद 1 वर्ष में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी और ग्राहकों के 1 महीने के एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे बचेंगे। कंपनी को नोटिफिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर नियमों के आदेश का पालन करने को कहा गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना वर्ष
देखिए वर्ष 1947 को 20 फरवरी, क्या है, 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। ट्राई का मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष जो है सो डॉक्टर पी.डी. वघेला है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो एचडीएफसी बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी करके इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि ईबीजी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इसके लिए बैंक अपने सभी ग्राहकों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें ईबीजी में माइग्रेट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी या ईबीजी आमतौर पर बैंक गारंटी से जुड़ी भौतिक दस्तावेजीकरण को समाप्त कर देता है। ईबीजी लाभार्थी को डिजिटल रूप से उपलब्ध हो जाता है। आइए ईबीजी प्रक्रिया को सरल बनाने और धोखाधड़ी व हेरफेर की संभावना को खत्म करने के लिए NESL, CVC, CBI समिति और IBA के परामर्श से विकसित किया गया है। ईबीजी API आधारित डिजिटल वर्कफ्लो के माध्यम से NESL पोर्टल पर जारी किया जाएगा। देखिए अडानी समूह की बात करते हैं तो इसमें है अंबुजा सीमेंट्स और ACC लिमिटेड के अधिग्रहण को अंतिम रूप देने के बाद अडानी समूह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। अंबुजा सीमेंट्स और ACC का विलय बुनियादी ढांचे और सामग्री के क्षेत्र में भारत का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। पहली सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी अमेजन के जेफ बेजोस को पछाड़कर हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। देखिए क्या है, रैक लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा। 21 सितंबर 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी कि REC लिमिटेड को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा मिलने से कंपनी को ज़्यादा ऑपरेशन और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी। REC महारत्न का खिताब पाने वाली 12वीं कंपनी है। आइए आगे है कि वर्ष 1969 में स्थापित REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय यानी कि NBFC है जो देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत में महारत्न PSU की संख्या देखिए, PSU क्रम संख्या दिया है और PSUs दिया हुआ है। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स जो है ये पहला है। दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड चौथा है। और पाँचवें में है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह है छठे नंबर पे। और सातवें नंबर पे है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। आठवें में है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 9 नंबर में है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 10 नंबर में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 11वें नंबर में है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और देखिए 12वें नंबर पे है REC लिमिटेड। तो देख सकते हैं 12वें कंपनी का जो है सो दर्जा मिला है इसको। अब हम लोग थोड़ा महारत्न कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखिए महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो, अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपये रहा हो, या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपये हो। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए आगे है सरकार ने CPSEs को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा देने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 51 पेज को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है। आशा करेंगे कि आप लोगों को इससे जैसे बहुत सारा लाभ मिल रहा होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है PM केयर फंड्स। तो इसमें है भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कोरिया मुंडा को पीएम केयर्स फंड यानी कि पीएम केयर्स फंड के का ट्रस्टी बनाया गया है। आगे है भारत के पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और इंडी कोर्स और पिरामल फाउंडेशन के पूर्व कार्यकारी अधिकारी आनंद शाह को पीएम केयर फंड के सलाहकार बोर्ड में मनोनीत किया गया है। आगे है कि पीएम केयर फंड, एक मिनट, क्या है पीएम केयर फंड यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। पीएम केयर फंड का ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कराया गया है। इस फंड को कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन राहत उपायों के हिस्से के रूप में बनाया गया था। देखिए, सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में अब पढ़ते हैं क्या है। तो ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की है। अमेजन राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। रेन्यू पावर 210 मेगावाट, एएमपी एनर्जी इंडिया 100 मेगावाट और ब्रुकफील्ड अक्षय भागीदार 110 मेगावाट बिजली संयंत्र विकसित करेगी। अमेजन भारत के 14 शहरों में 23 नए सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट भी स्थापित करेगा, जिसमें 4.09 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। आइए नेक्स्ट जो है वो मून लाइटिंग के बारे में है। देखिए, आईटी कंपनी विप्रो ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह पहली बार है जब किसी आईटी कंपनी ने मून लाइटिंग की वजह से इतनी अधिक संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। देखिए, मून लाइटिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब कोई कर्मचारी अपनी अस्थायी नौकरी के साथ ही दूसरी जगह भी चोरी छिपे काम करता है तो उसे तकनीकी तौर पर मून लाइटिंग और सरल शब्दों में साइड जॉब भी कहा जाता है। ज़्यादातर रात में या वीकेंड में किए जाने के कारण साइड जॉब को मून लाइटिंग कहा जाता है। देखिए, आईटी उद्योग में मून लाइटिंग काफ़ी लोकप्रिय हो गई है क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम करना एक आदर्श व्यवस्था बन गई है। देखिए, रुपया व्यापार यूको बैंक, ये देखिए क्या है। तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक है। जुलाई में आरबीआई ने भारतीय बैंकों को भारतीय मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। आगे है, आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको हमारे जो है सो थ्रू कौन सा जो है सो वीडियो, किस बुक का वीडियो आपको चाहिए और कौन सी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम उस एग्ज़ाम के हिसाब से बुक जो है सो आप तक बुक के वीडियो आप तक पहुंचा पाएँ। तो आप ज़रूर कमेंट करिए। आशा करेंगे कि आप कमेंट करके हमें सजेस्ट भी करेंगे कि और अच्छा से अच्छा कैसे किया जाए। तो देख सकते हैं, इसी में है आरबीआई ने भारत, श्रीलंका, रूस सहित अन्य देशों के बीच व्यापार समझौते को भी अनुमति दी है। देखिए, रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने घोषणा की है कि अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपये तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। आगे है, इस श्रेणी के लिए 2000 से कम और उसके बराबर की लेन देन राशि तक शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू होगा। आरबीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने को मंजूरी दे दी है। यह ग्राहकों के लिए एक सहज और डिजिटल रूप से सक्षम क्रेडिट का अनुभव प्रदान करेगा। क्रेडिट कार्ड को अब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि वीपीए यानी यूपीआई आईडी से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार सीधे और सुरक्षित भारत भुगतान लेन देन किया जा सकेगा। आगे है, चीनी का सबसे बड़ा
उपभोक्ता तथा निर्यातक। देखिए, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में चीनी 17 अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है, जिसमें से लगभग 3,574 मीट्रिक टन गन्ने को चीनी मिलों से संवर्धित कर करीब 394 लाख मीट्रिक टन चीनी सुक्रोज का उत्पादन किया है। इसमें से एथेनॉल तैयार करने के लिए 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल किया गया और चीनी मिलों द्वारा 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया। इसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। नोट में लिखा हुआ है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि चीनी का निर्यात 2017 से 18 में 6.8 लाख मीट्रिक टन से 2021-22 में बढ़कर 110 लाख मीट्रिक टन हो गया है। आगे है एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष। देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष की शुरुआत की है। दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आरबीआई बैंक को एनबीएफसी जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं एससी से एसई में अनुपालन कल्चर को और बेहतर बनाना चाहती है। दक्ष का अर्थ कुशल और सक्षम है, जो एप्लीकेशन की अंतर्निहित क्षमताओं को दर्शाता है। आगे है, इसी में आगे क्या है कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आरबीआई नवीनतम डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों की मदद से बैंक की स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं में और पारदर्शिता लाना चाहती है। आरबीआई बैंक सेक्टर में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर इस एप्लीकेशन की मदद से बैंक को एनबीएफसी के कामकाज पर सुचारू रूप से निगरानी करना चाहता है। आगे है, अब देखिए क्या है कि आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत। आइए इसको पढ़ते हैं क्या है। देखिए, डिजिटल रुपये को शुरुआत किया आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपये की शुरुआत की है। आइए इसको पढ़ते हैं। तो यह फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है, जिसमें 9 बैंक यानी कि एसबीआई बैंक, देखिए बीओबी, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल है। आरबीआई होलसेल ट्रांजैक्शन के बाद रिटेल के लिए डिजिटल रुपये की शुरुआत कर सकता है, जो 1 माह के अंदर शुरू होने की संभावना है। इसी रुपये का उपयोग सरकारी सिक्योरिटीज़ के सेटलमेंट के लिए है। आगे है, देखिए आगे क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भुगतान प्रणाली को अधिक सक्षम बनाने और धन शोधन रोकने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने आम बजट में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 से डिजिटल रुपया पेश करने की घोषणा की थी। आगे है, सोने की एक समान कीमत। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए क्या है, सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखलाओं में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच एक बैठक में 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय लिया गया है। आगे है, इसी में आगे है कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने वन इंडिया वन गोल्ड रेट नीति के साथ देश में अपने सभी स्टोर्स पर एक समान सोने की कीमत लागू करने की पहल की है। देश में सोने की खपत करने वाला एक शेष राज्य होने के नाते केरल देश में सोने की एक समान कीमत के लिए मंच तैयार कर सकता है। देखिए, भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। भारत का पहला
स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड यानी कि फर्स्ट स्ट्रैप लॉन्च किया है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को स्टिकर को टेप करके लेन देन करने की अनुमति देता है। आगे है, देखिए आगे क्या है, तो इसका उपयोग डेबिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता के बिना दुकानों, रेस्तरां और अन्य स्थानों पर टेप करने और भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट ट्रैप एक नियमित डेबिट कार्ड के आकार का 1/3 है, जिसे ग्राहक की पसंद की किसी भी सतह, घड़ी और रिंग जैसे पहनने योग्य उपकरणों पर चिपकाया जा सकता है। यह बिना पिन के 5,000 रुपये तक के लेन देन को सक्षम बनाता है। आगे है, तो देख सकते हैं दोस्तों, डिजिटल जो है सो होने का बहुत ही सारा फ़ायदा है। इसमें जो है सो इतने सारे फ़ायदे हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है सो अब आपको ATM कार्ड या डेबिट कार्ड जो है सो ऑनलाइन जो है सो कहीं भी ले जाने की ज़रूरत आगे से नहीं भी हो सकती है, क्योंकि उसका एक जो है सो छोटा सा जो है सो उसका पार्ट आपकी घड़ी या फिर किसी बॉडी पार्ट्स में चिपकाया जा सकता है और उससे जो है सो आपका पेमेंट हो जाएगा। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे है कि पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास के स्थानीय निवासियों के बीच आयोजित किया गया है। शिकारा उनके जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए यह सभा कई शिकारों पर हुई और निवेशक दीदी ने शिकारा से ही स्थानीय कश्मीरी भाषा में वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित किया है। इस प्रकार पूरा सत्र डल झील के पानी में आयोजित किया गया है। आगे है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। हरित परियोजना के लिए संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। यह मंजूरी फ्रेमवर्क पंचामृत के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के नक्शे कदम पर दी गई है, जैसा कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पष्ट किया गया था। आगे है कि बजट 2022 से 23 में वित्त मंत्री ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु संप्रभु ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया था। व्यापक विचार विमर्श करने और गंभीरतापूर्वक गौर करने के बाद सिसेरो ने भारत के ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को गुड गवर्नेंस स्कोर के साथ मीडियम ग्रीन की रेटिंग दी है। मीडियम ग्रीन रेटिंग उन परियोजनाओं और समाधानों को दी जाती है जो दीर्घकालिक दृष्टि की दिशा में महत्वपूर्ण कदमों का प्रतिनिधित्व करती है। आगे है अमेज़न कंपनी, देखिए इसके बारे में क्या है करंट अफेयर्स में। तो अमेज़न कंपनी के बारे में है, जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न $1 ट्रिलियन खोने वाली विश्व की सबसे सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। देखिए अमेरिका में मंदी की आशंका, बढ़ती मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीतियों और निराशाजनक कमाई के संयोजन ने इस वर्ष कंपनी के शेयरों में ऐतिहासिक बिकवाली शुरू हुई है, जिसके कारण यह गिरावट आई है। अमेज़न का बाजार मूल्य वर्तमान में $879 बिलियन हो गया है, 879, ठीक है, बिलियन हो गया है। इसी में आगे है अमेरिका की 5 बड़ी टेक कंपनियां इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्बर्ट
मेटा, अमेजॉन के शेयर लगातार गिर रहे हैं, जो राजस्व के लिहाजे से इस वर्ष बाजार मूल्य में लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। सीईओ की बात करें तो एनडी जेसी इसके सीईओ हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज के बारे में। आइए पढ़ते हैं क्या है करंट में। तो 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के पास इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। आगे है तो आगे क्या है, तो यह एक्सचेंज फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की बिक्री करेगा। इसे संघाई गोल्ड एक्सचेंज और बोर्सा इस्तांबुल की तर्ज पर स्थापित करने का लक्ष्य है, ताकि भारत को बुलियन फ्लो के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र बनाया जा सके। बुलियन का मतलब उच्च शुद्धता का फिजिकल गोल्ड और सिल्वर, जिसे बार, सिलियों या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। देखिए, इसे अक्सर केंद्रीय बैंकों या संस्थागत निवेशकों द्वारा स्वर्ण भंडार के रूप में रखा जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्या है, नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड। देखिए, अडानी ग्रुप ने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली है। 26% हिस्सेदारी और खरीदने के लिए उसे 294 करोड़ रुपये में एक ओपन ऑफर जारी किया है, जिसका फेस वैल्यू ₹4 है। एनडीटीवी के 26% या 16,700 एक मिनट या 26% या तो क्या है प्रति एनडीटीवी के 26% या 1,67,62,530 इक्विटी शेयरों के लिए अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाता है, तो अडानी ग्रुप को इसके लिए लगभग 483 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है, ई रुपये के बारे में क्या दिया हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपये ई रुपये के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ई.आर. को एक डिजिटल टोकन के रूप में स्थापित करना है, जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, यह उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। यह बिचौलिया यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। आगे है, इसी में आगे है कि उपयोगकर्ता इसका उपयोग इसमें भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए मोबाइल फ़ोन उपकरणों पर संग्रहित डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई रुपीस के साथ लेन देन करने में सक्षम होंगे। आगे क्या है, आइए पढ़ते हैं। आगे है ई.आर. क्या है, ई.आर. भौतिक नकदी जैसे विश्वास, सुरक्षा और अंतिम निपटान जैसी सुविधाओं की पेशकश करेगा। नकदी के मामले में यह ब्याज रहित रहेगा, वहीं इसे बैंकों में जमा कर अन्य प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है। इस पायलट योजना में चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है, जिसका पहला चरण देश के 4 बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ शुरू होगा। बाद में इस पायलट प्रोजेक्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल होंगे। आगे है, यह शुरू में 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगा तथा बाद में अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक विस्तारित होगा। नेक्स्ट क्या है, विश्व का पहला गोल्ड एटीएम। देखिए क्या है कि सोना क्रय विक्रय करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी ने 3 दिसंबर को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के तकनीकी समर्थन से अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। देखिए क्या है दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो है सो मिस नहीं करेंगे और आपको सफलता मिलेगी आने वाले वीडियो की में जो है सो, और लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को ताकि
और शेयर कर दीजिए अपने रिश्तेदार, परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। तो हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट हो जाएंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। आगे देखते हैं ये, तो इसी में आगे है कि यह भारत और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। गोल्ड एटीएम के जरिए लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। इसमें 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम के विकल्प उपलब्ध हैं। प्रत्येक एटीएम में 5 किलोग्राम सोना रखने की क्षमता होगी तथा जिसकी कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये होगी। देखिए, ये सिक्के 24 कैरेट सोने और 999 प्रमाणित होंगे। कंपनी द्वारा देश भर में लगभग 3000 एटीएम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है रेपो रेट के बारे में। देखिए क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो, पर्सनल लोन इत्यादि प्रकार के सभी लोन की ईएमआई पर असर पड़ेगा। देखिए, इससे पहले सितंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 5.40 माने 5.40% से बढ़ाकर 5.90% किया गया था। आगे है, इसी में आगे है कि मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग प्रत्येक 2 महीने में होती है, जबकि इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी तथा आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था। लेकिन आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, यानी कि भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्य बैंकों को धन देता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है। देखिए, मौद्रिक नीति समिति के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। तो मई 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत रेपो दर निर्धारित करना और रेपो दर पर या उसके आसपास मुद्रा बाजार दरों को स्थिर करने के लिए तरलता में सुधार करना है। आरबीआई अधिनियम की धारा 45ZB के अनुसार एमपीसी में अर्थशास्त्र या बैंकिंग, वित्तीय एवं मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान व अनुभव रखने वाले 6 सक्षम व्यक्ति सदस्य रूप में होंगे। आगे है इसी में, देखिए, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के पदेन अध्यक्ष के रूप में, उपराज्यपाल मौद्रिक नीति के प्रभारी के रूप में, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य। देखिए, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण एमएमए के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण की बैकस्टॉप लाइन के रूप में स्वैप समर्थन करता है। यह समझौता एमएमए और आरबीआई के अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की कई किस्तों से में निकासी करने में सक्षम करेगा। आगे है, आगे क्या है पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार सब्सक्राइब लिख देते हैं ताकि लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आइए नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़ते हैं क्या है। आज हम लोग जैसे आर्थिक परिदृश्य और विविध को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो देखिए, इसी में क्या है कि इस नए संशोधित मुद्रा विनिमय समझौते के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपये या यूरो में आहरण किया जा सकता है। भारतीय रुपये में आहरण करने पर कुछ विशेष रियायतें भी प्रदान की गई है। आरबीआई द्वारा सार्क देशों के साथ वर्ष 2019 से 2022 के लिए मुद्रा विनिमय समझौते की रूपरेखा को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। आरबीआई वर्ष 2019 से 2022 तक मुद्रा विनिमय समझौते की संशोधित रूपरेखा के तहत $2 बिलियन के समग्र कोष के अंतर्गत मुद्रा विनिमय की व्यवस्था जारी रखेगा। देखिए, आगे है महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट, क्या है पढ़ते हैं।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय द्वारा $1 और $5 के मूल्य के नए नोटों पर 2 महिलाओं यानी कि जेनेट येलेन अमेरिकी वित्त मंत्री तथा मैरिलिन मलेरवा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंक नोट मुद्रित किया गया है। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका के करेंसी नोट को ग्रीन बैंक भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह नोट 2023 की शुरुआत से ही देश में सर्कुलेट हो जाएंगे। जेनेट येलेन अमेरिका की फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक की पूर्व अध्यक्ष और संस्था की पहली महिला प्रमुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रा नोटों को वित्त विभाग के उत्कीर्णन और मुद्रण ब्यूरो द्वारा मुद्रित किया जाता है और फेडरल रिजर्व यह तय करता है कि कितने मुद्रा नोट मुद्रित किए जाएंगे। देखिए, ट्रेजरी विभाग के उत्कीर्णन और मुद्रण ब्यूरो के पास फोर्ट वर्थ टेक्सास और वॉशिंगटन में 2 नोट छपाई की सुविधा है। देखिए, स्पाइस मनी एक्सिस बैंक समझौता के बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने निजी क्षेत्र की एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत ग्रामीण नागरिकों के लिए अपने अधिकारी नेटवर्क के जरिए तत्काल 0 बैलेंस पर बचत और चालू खाता खोलने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। स्पाइस मनी का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच वित्तीय समावेशन के मौजूदा अंतर को कम या खत्म करना है। ग्रामीण जनता को उसके द्वार पर सभी जरूरी बैंकिंग सुविधाएं इस करार के तहत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फिनटेक फर्म स्पाइस मनी के फाउंडर दिलीप मोदी के अनुसार इससे हजारों ग्रामीण वित्तीय तौर पर सशक्त बनेंगे। इसी में आगे है कि स्पाइस मनी नेटवर्क के अंतर्गत लगभग 10 लाख अधिकारी काम करते हैं। वहीं इन अधिकारियों के दायरे में लगभग 18,000 से ज़्यादा पिन कोड आते हैं जहां पर यह अपनी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इसका नेटवर्क लगभग 700 जिले के 5,000 ब्लॉक्स में करीब 10 करोड़ घरों पर अपनी सुविधाएं देता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सभी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, मेहनत भी लग रहा है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदार के साथ इसको शेयर करिए। देखिए, इसी में क्या है आगे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के तहत नियंत्रण वाली फिनटेक कंपनी ग्रामीण इलाकों की कई तरह की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती है जिसमें नकदी जमा और निकासी, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल भुगतान और लोन शामिल है। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स, वो है सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है, तो दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा उपग्रह संचार के लिए सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा करने वाला भारत पहला देश है। इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन बनाने का भी कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। देखिए, उपग्रह संचार की बात करें तो उपग्रह संचार किसी भी संचार लिंक को संदर्भित करता है जिसमें इसके प्रसार पथ में एक कृत्रिम उपग्रह का उपयोग शामिल होता है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना ही उपग्रह संचार तकनीक कहलाता है। उपग्रह संचार उच्च आवृत्ति संकेतों का उपयोग करते हैं। वे उपग्रह भूस्थितिक, मोलनिया, अंडाकार और पृथ्वी की निचली कक्षाओं में पाए जाते हैं और पारंपरिक पॉइंट टू पॉइंट संचार, मोबाइल एप्लीकेशन तथा टीवी और रेडियो कार्यक्रमों के वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके तहत 2000 से अधिक कृत्रिम उपग्रह है। आइए नेक्स्ट है कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या 15 दिसंबर 2022 को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की FMCG शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने गुजरात में अपना स्वदेशी मेड इन इंडिया कंज्यूमर पैकेज्ड गुड ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है। आगे है, अहमदाबाद स्थित अक्षरधाम के प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह के अवसर पर उपभोक्ताओं और किराना भागीदारों के लिए इंडिपेंडेंस की शुरुआत की गई। इस ब्रांड के तहत स्टेपल प्रोसेस्ड फूड, रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने वाले सामानों सहित कई श्रेणियों के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। कंपनी का लक्ष्य गुजरात को गो टू मार्केट स्टेट के रूप में विकसित करना है।
गुजरात में ब्रांड रिलायंस के भरोसे और आत्मीयता पर आगे बढ़ते हुए कंपनी चाहती है कि इंडिपेंडेंस एक ऐसा सशक्त आंदोलन बने जिससे उपभोक्ताओं से लेकर मैन्युफैक्चरर्स, वितरकों और किराना पार्टनर्स जैसे सभी हितधारकों को मजबूती मिल सके। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में, इस पार्ट में हमने जीके के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे पार्ट को हमने कंप्लीट किया है। और साथ ही इसमें विविध प्लस आर्थिक परिदृश्य को भी हमने कंप्लीट किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आशा करेंगे कि इस वीडियो में आप बार बार इसको देख के आप अपने स्टैटिक के साथ साथ करंट जीके और के सारे पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आप अगर चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे वीडियो को और अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आने वाला वीडियो और धमाकेदार वीडियो बनेगा। आशा करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।